फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेस्ट इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस फॉर द सोलर इंस्टॉलेशन। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं कि कुछ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमको हमेशा फॉलो करनी चाहिए एक सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए। उन सब पैरामीटर्स में कौन कौन से ऐसे मेजर पैरामीटर्स हैं जो हमको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। वो सारे पैरामीटर्स को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पूरे पावर प्लांट को समझने के लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा और काफ़ी सारी चीज़ें होती भी है। बट हाँ, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू वट एवर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स वी शुड फॉलो वाइल द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट। चलिए वन बाई वन आपको दिखाते हैं सोलर पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन में कौन कौन से मेजर पैरामीटर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन में मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है हमारा सोलर पैनल, हमारा सोलर इन्वर्टर, हमारे वायर्स, ACDBs, DCDBs, लाइटनिंग अरेस्टर्स, अर्थिंग स्ट्रक्चर्स, वॉकवे, केबल ट्रे। दीज आर द फ्यू मेजर कंपोनेंट्स। इन मेजर कंपोनेंट्स को हम वन बाई वन समझेंगे कि स्ट्रक्चर में और भी जितने भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई उन सब के सिलेक्शन टाइम पे हमको कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन करते हैं। और ये भी देखेंगे कि बेस्ट इंस्टॉलेशन के तरीके कौन से होते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कॉस्ट थोड़ा सा अगर हम बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारे प्लांट का इंस्टॉलेशन जो है वो पुअर इंस्टॉलेशन हो जाता है। और जो भी सोलर लगा रहा है वो ये सोच के चलता है कि हम 25 साल तक सोलर से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका इंस्टॉलेशन सही नहीं है, नो वन नोज कि वो 2 साल प्लांट चलेगा, 1 साल चलेगा, 5 साल चलेगा या 25 साल चलेगा। आज आपको बताएंगे कि क्या पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए हम स्ट्रक्चर से शुरू करें। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जब भी हम अलोंग द शेड लगाते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हम एक प्रॉपर क्लियरेंस मेंटेन करके चलें। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि सोलर का जो जनरेशन होता है, किसी भी पैनल का जो जनरेशन होता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके एयर क्लियरेंस पे। अगर ये पैनल ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, इसका जनरेशन जो होगा ऑब्वियसली होगा वो डाउन हो जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पैनल का जो वोल्टेज और करंट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और होगा क्या कि ओवरऑल जनरेशन आपका पैनल से कम देखने को मिलेगा। जितने भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो हमेशा सजेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर गैप जो कि आपको मेंटेन करना है, सो दैट कि एक प्रॉपर हमारे को एयर क्लियरेंस हमारे मॉड्यूल्स के नीचे मिले, जिससे कि मेरा पैनल जो है वो एक टेम्परेचर को मेंटेन करके बेटर जनरेशन दे पाए। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आपका एयर क्लियरेंस प्रॉपर नहीं है तो मॉड्यूल्स में एक टाइम के बाद क्या होता है, हॉट स्पॉट बनना शुरू हो जाता है, सेल जो है वो बर्न होने लगते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मिनिमम कम से कम, जो मेरा इंस्टॉलेशन का जो तरीका है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मिनिमम 100 mm आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप ये मोनोरेल देख रहे होंगे तो इसकी भी हाइट जो है वो 100 mm है। मैंने अपने इस इंस्टॉलेशन में 100 mm का एक मोनोरेल लिया हुआ है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं इस बॉटम वाले सरफेस अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे पास कम से कम 130 mm का गैप मिल गया है। तो मेरा मॉड्यूल जो है वो प्रॉपरली एयर कूल हो पाएगा। कई बार क्या होता है कि कॉस्ट बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि काफ़ी कम हाइट का मोनोरेल लगा लेते हैं। कोई 40 mm का लगाता है, कोई 30 mm, कोई 50 mm का लगाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मॉड्यूल का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और आपको जनरेशन कम देखने को मिलेगा। कभी मत कीजिए। बेस्ट इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है, और स्ट्रक्चर्स को हमें ये ध्यान में लेके चलना है कि हमको एक मिनिमम एयर क्लियरेंस के लिए एक हाइट मेंटेन करनी है, और वो हाइट कम से कम 100 mm हमको लेके चलनी है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, मिड क्लैंप और एंड क्लैंप के थ्रू। मिड क्लैंप और एंड क्लैंप में आपको हमेशा स्प्रिंग वॉशर देना है। अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग वॉशर दिया है। बहुत से लोगों को इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता। बेसिकली जो स्प्रिंग वॉशर होता है वो क्या करता है, वाइब्रेशन से हमारे बोल्ट होता है उसको बचाता है। वाइब्रेशन में जो ये ओपन होने का जो खतरा होता है वो हमारा क्या करता है, वाइब्रेशन जो भी है उसको बियर कर लेता है स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर हमको हमेशा यूज करना चाहिए। मिड क्लैंप एंड क्लैंप शुड बी प्रॉपर्ली टाइट, एकदम प्रॉपर टाइट होना चाहिए। आपने जो भी यहाँ पे, जैसे मेरा फिक्सिंग का अरेंजमेंट क्या होता है कि बहुत से लोग एडेसिव यूज करते हैं, बहुत से लोग सेल्फ रोलिंग स्क्रू पर्लिन्स पे लगाते हैं। यहाँ पे मैंने रिवेटिंग किया हुआ है। रिवेटिंग के नीचे हमेशा आपका EPDM होना चाहिए, सो दैट कि लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने EPDM यूज किया हुआ है, उसके बाद रिवेट यूज करा हुआ है। यहाँ पे रिल नट लगाया हुआ है, प्रॉपर आपका मॉड्यूल टाइट हो। अगर आप देखोगे तो मैंने काफी खींच रहा हूँ, मॉड्यूल हिल भी नहीं रहा है अपनी जगह पे। ये चीजें आपको फॉलो करनी है, काफ़ी अच्छे से आपको लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है DC केबल। देखिए, DC केबल का सिलेक्शन हम प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं, क्योंकि प्लांट में लगने वाला DC केबल हमारा कितना है। बेसिकली DC में वोल्टेजेस हमारे स्ट्रिंग का अगर हम बात करें तो 1000 वोल्ट होता है। होगा क्या कि जब आप DC केबल को ज़्यादा मूव करेंगे अपने प्लांट पे तो ये होगा कि आपका वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। उस केस में वायर जो हम लगा रहे हैं DC केबल, उसका हम थिकनेस बढ़ा सकते हैं। 4 स्क्वायर mm की जगह हम 6 स्क्वायर mm अगर हम कंसीडर करते हैं हम उसको मीट आउट कर सकते हैं। जब हम सिलेक्शन करेंगे वो हमें ध्यान में रखना है।
उसके बाद देखिए पॉइंट आता है केबल ट्रे। देखिए अगर आप यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन देख रहे होंगे तो मेरी कोई भी केबल आपको बाहर नहीं दिख रही होगी। देखिए मैं पूरे प्लांट पे आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ तो कहीं पे भी आपको डीसी केबल नहीं नजर आ रही होगी। तो डीसी केबल ओपन नहीं है कहीं पे भी। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि इन केस जब भी बारिश होगी, कुछ भी होगा, तो मेरी केबल जो है उसमें पानी जाने का खतरा मेरे को नहीं है। जो भी कनेक्टर्स हम MC4 कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, MC4 कनेक्टर्स में पानी जाने का कोई भी मेरे को डर नहीं है। सो ये कह सकता हूँ कि डीसी साइड पे जो भी आइसोलेशन की प्रॉब्लम आती है, कई साइटों पे आप लोगों ने देखा हो कि डीसी आइसोलेशन फॉल्ट आता है, और डीसी आइसोलेशन फॉल्ट मॉइस्चर की वजह से ही आता है। कभी मॉइस्चर हो गया, किसी कनेक्टर में पानी चला गया, वहाँ से क्या हो जाता है कि जलना शुरू हो जाता है, बेसिकली कनेक्टर्स फेल होने शुरू हो जाते हैं, वायर जल जाती है। सो इस तरीके के इशूज़ नहीं आएंगे अगर आप अपना केबल रूटिंग अच्छे से करेंगे और अगर आप केबल्स को केबल ट्रे के थ्रू लेके जाएंगे। सो ये तो हो गया मेरा डीसी केबल का। उसके बाद देखिए एक वॉकवे आता है, जैसे जिस पे मैं चल रहा हूँ इसको बोलते हैं वॉकवे। कभी भी हम सेट के ऊपर नहीं चल सकते हैं क्योंकि सेट डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप इस वॉकवे को देखेंगे तो वॉकवे लगाने में क्या होता है कि लोग करते क्या है कि डायरेक्टली टीन सेट के ऊपर ही वॉकवे को फिक्स कर देते हैं। ये जो मैंने एडिशनली एक क्लैंप दिया हुआ है 40-40 का एक स्टड चैनल है, स्टड चैनल के साथ जो मैंने क्लैंप देके इसको लगाया हुआ है, देखिए मैं काफ़ी दम लगा रहा हूँ, इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हिल रहा है। सो अगर आप देखिए इसमें होता क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं कॉस्ट बचाने के चक्कर में इंस्टॉलेशन में क्या करेंगे कि ये वाला जो क्लैंप है इसको डायरेक्टली सेल्फ ड्रिलिंग से सेट के ऊपर लगा देंगे। अब जब आप 2 बार चलोगे तो होगा क्या कि जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू का थ्रेड होता है वो दूसरे तीसरे बार क्या होगा, ढीला हो जाएगा और ये क्या होता है पूरी तरीके से हिलना शुरू हो जाता है। सो ये बेस्ट इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस में नहीं आता है। हमेशा आपको एक क्लैंप यूज़ करना है, स्टड चैनल आप यूज़ कर सकते हैं, अदर तरीके का भी कोई भी क्लैंप यूज़ करिए। आपका फिक्सिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिस पे आप इजीली वॉक कर पाओ और अच्छे से आप चल पाओ। उसके बाद बात आता है कि जो वॉकवे है उसका विड्थ आपने कितना लिया हुआ है। तो कई बार लोग विड्थ इसको कम कर देते हैं, 275 में भी अवेलेबल होता है मार्केट में। मैंने ये 310 लिया हुआ है, इस पर आप आराम से कोई भी चल सकता है और इसका 25 mm का ये विड्थ है। एंड दिस कॉलम इज़ 38x38 का होता है। अलग अलग साइजेस में भी आते हैं ग्रेटिंग्स, तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ FRP होता है, बहुत से लोग GI का भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। बट मेरा आज फोकस है इंस्टॉलेशन को लेके। सो इंस्टॉलेशन कभी भी आप डायरेक्टली ना करें, आप ट्राई करिए कि आप क्या करिए, क्लैम्प्स लगाइए, मोनोरेल लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करिए। सो दिस इज़ अबाउट दिस आपका वॉकवे किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्थिंग, पैनल टू पैनल अर्थिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने हर जगह पे किया हुआ है, अगर आपको दिखाता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आपको सेंटर में दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। सो दिस इज़ अवर अर्थिंग केबल। यहाँ पे देखिए पैनल टू पैनल अर्थिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग पूछते हैं कि पैनल टू पैनल अर्थिंग करने की क्या ज़रूरत है, अर्थिंग तो हम स्ट्रक्चर को भी कर देंगे तो पैनल अर्थ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैनल का जो फ्रेम होता है वो एनोडाइज्ड होता है, एनोडाइज्ड में आपको अर्थिंग नहीं मिल पाएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थिंग करने के लिए आपको जो टीथ वाले जो आपके वो आते हैं, वॉशर्स आते हैं, उनसे हमको टाइट करना होता है, क्योंकि टीथ जो होता है वो क्या करेगा, स्क्रैच करेगा हमारे मॉड्यूल्स के फ्रेम को, और जो एनोडाइजेशन वाला कॉन्टैक्ट होता है वो उसको रिमूव करके डायरेक्टली मॉड्यूल के फ्रेम से एक कॉन्टैक्ट बनाएगा और एक दूसरे मॉड्यूल में आपको तब जाके प्रॉपर अर्थिंग मिल पाएगी। सो मॉड्यूल का अर्थिंग करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये हमारा क्या होगा कि एक प्लांट हमने लगाया हुआ है, सोलर इसके साथ लगा हुआ है, कुछ पैनल हमारे लैंडस्केप में लगे हुए हैं, कुछ पोर्ट्रेट में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग बन रही है, स्ट्रिंग का जो केबल है वो हमारे केबल ट्रे के थ्रू सीधे नीचे इन्वर्टर तक जा रहा है। वॉकवे भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे भी वाटर पाइपलाइन लगनी है, जो कि अभी लगी नहीं है, बहुत जल्दी लग जाएगी होपफुली। सो मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा किस तरीके से लगता है। चलिए मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से किया हुआ है। ये सेट देखिए, एक सेट इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ है स्लोप। सो इट्स नॉट ट्रू ईस्ट वेस्ट तो नहीं है, बट हाँ लेकिन स्लोप है ईस्ट और वेस्ट की तरफ। इट्स नॉट ट्रू साउथ नॉर्थ भी नहीं है। तो हमने इस पर फ्लश माउंट करा हुआ है। इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि देखिए हमने जो इसमें केबल ट्रे भी लगाया हुआ है, वो केबल ट्रे भी हमने क्या किया हुआ है, क्लैंप्स के ऊपर ही लगाया हुआ है। बेसिकली ये देखिए, ये हमारा स्टड चैनल है, स्टड चैनल को फिक्स किया उसके बाद हमने ये लगाया हुआ है। तो कहीं से भी मेरे इसमें पानी जाने का कोई खतरा नहीं है। अगर आप देखेंगे, देखिए कितना प्रॉपर्ली अच्छे से लगाया हुआ है, नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, जॉइंटर्स लगे हुए हैं, कवर भी लगा हुआ है ऊपर से। सो इंस्टॉलेशन आप जितना अच्छा करेंगे, देखिए आपके प्लांट की लाइफ उतनी ही अच्छी आपको मिलने वाली है। सो इट्स ऑल अबाउट कि इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कितना भी अच्छा सोलर पैनल खरीद लीजिए, आप कितना भी अच्छा इन्वर्टर लगा लीजिए, बट इफ़ योर इंस्टॉलेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, सो आप एक अच्छा जनरेशन, या एक मैं बात करूं कि 25 साल का जो हल्ला मचा हुआ है मार्केट में, वो आप अचीव नहीं कर सकते। 25 साल आप अपने प्लांट की लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो इस पर भी काफ़ी ध्यान देना है। ये मेरा दूसरा वाला पार्ट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। सो सेम तरीके से हमने इंस्टॉलेशन करा हुआ है। देखिए हमारा प्लांट का इंस्टॉलेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। अगर कोई कमी दिख रहा है आपको तो वो भी बताइए। आई विल ट्राई कि मैं भी कुछ इनपुट्स लेके कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। सो ये देखिए, ये हमारा एक दूसरे सेट से जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये भी हमने प्रॉपर्ली कनेक्ट किया हुआ है। सो ये देखिए,
अभी मैं आपको यहाँ से फिर दिखाता हूँ कि मैं डीसी कहाँ से लेके गया हूँ और मैंने कैसे कनेक्शंस किए हुए हैं। तो अभी मैं चलूँगा डीसी-डीवी की तरफ। डीसी-डीवी में दिखाता हूँ हमने किस तरीके से कनेक्शंस किए हुए हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हमने ध्यान में रखे हुए हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारा सोलर पैनल से क्या होता है, डीसी कनेक्ट हो गया पूरा, और सो केबल ट्रे के थ्रू क्या हो गया, डीसी केबल हमारी इकट्ठी आ गई। तो आप देखोगे कि वहाँ से हमारी डीसी केबल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, केबल ट्रे के थ्रू डीसी-डीवी को लेके आया। तो ये एक बेस्ट इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस में आता है। ऑल्दो यहाँ पे अभी काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, छोटे छोटे काम पेंडिंग है, क्योंकि ये रनिंग साइट है और रनिंग साइट से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो भी इंस्टॉलेशन करना है उसमें मेजर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे इस केबल ट्रे की कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट हाँ अगर हम इस प्लांट को 25 साल के लिए लगा रहे हैं तो मेरी डीसी केबल सेफ होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई केबल में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई कट जाए, किसी को कोई करंट लगने का जो खतरा है, वो सब चीज़ों को हम अवॉइड कर पाएँ, इसलिए हम केबल ट्रे के थ्रू हम सारी केबल्स को लेके आ रहे हैं। अब देखिए केबल जो डीसी केबल है वो क्या होगा, डीसी-डीवी में आएगा। तो हर एक रिस्पेक्टिव इन्वर्टर्स के लिए डीसी-डीवी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 100 किलोवाट के लिए ये डीसी-डीवी लगा हुआ है, सेकंड एक 66 किलोवाट के लिए ये डीसी-डीवी लगा हुआ है, और एक और 100 किलोवाट इन्वर्टर के लिए हमने यहाँ पे एक डीसी-डीवी दिया हुआ है। अब हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे ये डीसी-डीवी है, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि इस डीसी-डीवी में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे डीसी के फ्यूजेस लगे हुए हैं और हमारे टर्मिनल्स लगे हुए हैं। तो फ्यूजेस पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो भी होता है हमारा, जैसे स्ट्रिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक निगेटिव पॉइंट होता है, तो पॉजिटिव पॉइंट को हम हमेशा फ्यूज पे देते हैं, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी तरीके का सर्ज आता है तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा फ्यूज जो है वो जलना चाहिए और जो फॉल्ट करंट है वो कभी भी हमारे इन्वर्टर को फीड नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्यूज लगा दिया है और हमने निगेटिव को टर्मिनल्स पे कॉमन कर लिया है। अब देखिए सोलर इसमें क्या होता है कि डीसी एसपीडी जो है वो इनबिल्ट होती है, डीसी एसपीडी इनबिल्ट होता है, बट स्टिल हमने प्रिकॉशंस थोड़े ज़्यादा लिए हुए हैं। तो प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने का मतलब क्या होगा कि हमने डीसी-डीवी में भी डीसी एसपीडी जो है सीटेल की वो दी हुई है 1000 वोल्ट की, कि इसका कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे सिस्टम के अंदर। क्योंकि देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अगर साथ आप डील कर रहे हैं तो सर्ज जो है ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता ही होता है। सो डीसी और एसी के सर्जेस आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप ट्राई करिए कि आप अपना एक्सटर्नल हमेशा एसपीडी लगा के चलिए। जैसे मैंने देखा हुआ एपीसी कंपनीज करती क्या है, मेजर एपीसी कंपनीज का फोकस होता है कि सबसे पहला जब आप इन्वर्टर की बात करेंगे तो यही पूछेंगे कि इसमें डीसी एसपीडी है कि नहीं, एसी एसपीडी है कि नहीं। उनको ये लगता है कि ये मेरे लिए खर्चा मेरा बच जाएगा, मुझे एसी एसपीडी नहीं लगाना पड़ेगा। बट देखिए होता क्या है कि आप जितना लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा। आप इतने बड़े इन्वर्टर के लिए, मान लीजिए कोई इन्वर्टर 2.5 लाख 3 लाख का इन्वर्टर है, उसमें ये 2200-2300 रुपये की एसपीडी का कोई वर्थ नहीं है, लेकिन ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके सिस्टम को बचा रहा है। सो जब भी आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करिए, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपको। सो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डीसी एसपीडी भी लगाया हुआ है और ये डीसी-डीवी में सारे डीसी के केबल्स के कनेक्शन आके हमारे इन्वर्टर में चला गया। अब इन्वर्टर का ये जो वाला बॉक्स है, आप देखेंगे कि हर एक इन्वर्टर के नीचे एक बॉक्स बन रहा है, ये कंबाइनर बॉक्स है बेसिकली, इसमें डीसी और एसी के कनेक्शंस करने हैं हमको। सो यहाँ पे देखिए जो डीसी के कनेक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे कर दिए हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये सारे स्ट्रिंग्स जो हैं, जो भी हमारे स्ट्रिंग्स हमने बनाए हुए हैं वो हमारे इस कंबाइनर बॉक्स के अंदर चले गए, इन्वर्टर के अंदर चला गया। ये कनेक्शन बॉक्स है, इसमें हमने सारे स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एसी आउटपुट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हर एक इन्वर्टर को अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमने यहाँ पे हर एक इन्वर्टर को अर्थ किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कि हमने यहाँ पे एसी कनेक्शन से आप देखोगे तो हमने एक फेज अर्थ की केबल निकाली हुई है, अर्थिंग हमने करी हुई है प्रॉपर। ये कनेक्शन देखिए, यहाँ कनेक्शन बॉक्स है, यहाँ पे देखिए आपने ये फेज अर्थ की वायर है, ये आप फेज अर्थ की वायर देख पाओगे। हमने यहाँ पे अर्थ वायर 70 स्क्वायर mm का यूज़ किया हुआ है। सो 70 स्क्वायर mm नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। हमारे को अर्थ केबल जब हम भी यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई भी फेज अर्थ की केबल यूज़ करते हैं या हम अर्थिंग में यूज़ करते हैं, तो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल ही यही होता है कि आपका जो भी फॉल्ट करंट हो वो ट्रैवल करना चाहिए आपके अर्थ तक। अगर अब लोगों को ये देखोगे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 स्क्वायर एम की डीसी केबल से अर्थिंग कर देंगे, कोई जो भी केबल बची कुची होगी उससे अर्थ कर देंगे। तो ये सेफ्टी के पॉइंट्स को नहीं ध्यान में रख के करते हैं, जबकि पूरे सिस्टम की सेफ्टी जो है वो अर्थिंग पे डिपेंड करती है, आपकी एसपीडीज पे डिपेंड करती है, आपके इंटरकनेक्शन पे डिपेंड करती है, आपके केबल सिलेक्शन पे डिपेंड करती है, आपके डीसी केबल पे डिपेंड करती है, आपके MC4 कनेक्टर लगाने के तरीके पे डिपेंड करती है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में पूरी तरीके से निगलेक्ट करते हैं बहुत सारी कंपनी। सो हमको नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी अर्थिंग के पैरामीटर्स हैं हमको प्रॉपर साइजिंग के साथ करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है, हमारे को डीसी केबल सही सेलेक्ट करना है, हमको एसी केबल सही सेलेक्ट करना है। एसी केबल को 25 साल के लिए हम लेके चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप केबल यूज करेंगे केबल डिग्रेड होगी, जो आज करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी वो नहीं रहने वाली है 25 ईयर्स तक। तो वो सारे पैरामीटर्स हमको कंसीडर करके आज सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमें कनेक्शंस करने चाहिए।
थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूँगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो भी इन बॉक्सेस से हमारा एसी केबल निकल रहा है वो हमारा ACDB में जा रहा है, सोलर के ACDB में। तो अब मैं आपको सोलर का ACDB दिखा देता हूँ। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया, सोलर का ACDB लगाया हुआ है। अगर आप नीचे देखिए तो ये क्या हो गया, ये केबल्स यहाँ से तीनों इन्वर्टर से 3 केबलें निकल के जा रही हैं और ये तीनों क्या हो गया, ACDB में चला गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तीनों केबल्स आ रही हैं हमारे इन्वर्टर से रिस्पेक्टिव जो केबल्स आ रही हैं वो हमारे गए हैं ACDB में। ये हमारा सोलर का ACDB और तीनों इन्वर्टर्स के लिए मैंने सेपरेट एक MCCB डिज़ाइन किया हुआ है और हर एक इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब कोई भी इसमें मैंने हायर साइड में सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, उसका भी एक अपना रीज़न होता है। तो ये एक अलग से मैं बताऊंगा कभी कि MCBs जो होती हैं वो सेलेक्ट करनी चाहिए हमको। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हायर रेटिंग का ले लो, हायर रेटिंग का ले लेंगे तो कभी ट्रिप ही नहीं करेगा। सो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। आपको 125 एम्पियर का लगेगा या 200 एम्पियर का लगेगा, ये आपको पूरा सेलेक्ट करना चाहिए इन्वर्टर के पैरामीटर्स को देखते हुए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए हमने ACDB जो डिज़ाइन किया हुआ है, हमारे हर एक ACDB के अंदर आप एक चीज़ हमेशा देखोगे कि जब भी हम ये डिज़ाइन करते हैं हम सारे टेक्निकल पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं। अभी आप ये देखिए कि Y से B का गैप कितना ज़्यादा है। सो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट बचाने के चक्कर में एल्युमिनियम इतना बचा लें, कॉस्टिंग बचा लेते हैं, इतनी जगह ही नहीं देंगे। अब जैसे मेरे में इतना स्पेस है कि हम कितनी भी हैवी केबल अगर मेरे को कनेक्ट करना है ना, मैं आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आराम से मोड़ सकता हूँ। अब लोग करते क्या है, कॉस्ट बचाने के चक्कर में ये वाला साइज कम कर देंगे, ये इतना गैप रखेंगे नहीं। तो देखिए ये चीज़ें जो है ना वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक प्रोजेक्ट के अंदर आप हार्डली 1-2 रुपए कम कर पाओगे जब आप इतने सारे पैरामीटर्स के साथ प्ले करोगे। तो क्या ज़रूरत है कि आप चीज़ों को टेक्निकली नहीं डिज़ाइन कर रहे हो, हमेशा टेक्निकली डिज़ाइन कीजिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट लगाइए। एंड कस्टमर इज़ ऑलवेज हैप्पी, आपको अच्छे पैसे देगा, आपसे अच्छा काम सोचेगा। सो इस तरीके से पैरामीटर्स आप हमेशा फॉलो करिए। ये देखिए सारे कनेक्शन मेरे कितने दूर हैं, मतलब अगर आपको पास से दिखाता हूँ, मेरे R से Y, Y से B, मैंने ऐसे ऐसे भी कनेक्शंस किए हुए हैं कि मेरे को खुद डर लगता है कि यार R से Y ना टच हो जाए, Y से B ना टच हो जाए। सो ये देखिए मेरा ACDB का कनेक्शन है। अब यहाँ पे मैं वही समझा रहा हूँ कि मेरे तीनों इन्वर्टर्स का आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ गया। सो ये तीनों इन्वर्टर्स का जो आउटपुट है वो कहाँ पे गया, यहाँ से बस बार के ऊपर गया। ये देखिए बस बार में कितना स्पेस है, देखिए कितना स्पेस दे के मैंने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया हुआ है ACDB। और यहाँ पे देखिए एयर वेंटिलेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे पूरा जाली लगा रखा है। यहाँ से क्या होगा, जो भी हीट होगा इसके अंदर वो सारा डिसिपेट हो जाएगा। और इन बस बार के थ्रू कहाँ चला गया, मेरा एक मेन जो MCCB होगा इस पूरे प्लांट के लिए 266 किलोवाट के लिए, उस पर चला गया। ये देखिए किस तरीके से डिज़ाइंड है, आप देख सकते हैं और आप फील भी कर सकते हैं क्वालिटी कि किस तरीके से करा हुआ है और किस तरीके से करना चाहिए। ये देखिए गैप, R से Y का गैप, Y से B का गैप, केबल टर्मिनेशन में मैंने स्पेस खूब सारा दिया हुआ है ताकि आराम से ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर पाएँ। और यहाँ पे SPD लगा हुआ है, ऐसी SPD देखिए आप, सीटेल का लगा हुआ है 280 वोल्ट्स। ये रिकमेंडेड होता है सोलर इसकी तरफ से, तो उसके हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हमारा ACDB और यहाँ का जो AC आउटपुट निकल के सीधे आपके LT पैनल में चला जाएगा, क्लाइंट LT पैनल में, और वहाँ से हमारा नेट मीटर के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाएगा और इंपोर्ट भी हम सेम मीटर के थ्रू कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था और आपको दिखाना चाह रहा था। तो कुछ इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान रखिए, चीज़ों को अच्छे से इंस्टॉल करिए, ACDB DCDB को टेक्निकली डिज़ाइन करिए। प्लांट की लाइफ डिसाइड करते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। सो इनके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिए, एक अच्छा प्लान डिज़ाइन करिए और एक अच्छा प्लान डिलीवर भी करिए, सो दैट कि आपके साथ साथ आपकी कंपनी का भी गुडविल होता है और आपको मोस्टली प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं वो क्वालिटी की वजह से ही मिलते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ कि कौन सा प्लांट और किस तरीके का इंस्टॉलेशन एक इंडस्ट्री ओनर को बेनिफिट पहुँचा देता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।